हेलो भाई, जैसा कि आप सभी को पता है बीपीएससी टीआरई 2.0 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन भी होने लगे हैं। तो काफ़ी लोग परेशान थे कि हम किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है जिससे कोई गलती ना हो, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1.0 जब हुई थी तो काफ़ी लोगों की छोटी छोटी गलतियां हो गई थी, जिस वजह से उनको एंड तक पछताना पड़ा था और फिर वो एडिटिंग का इंतजार करते रहे थे, लेकिन फिर एडिटिंग का ऑप्शन मिला नहीं था। और इस बार भी आपको एडिटिंग का ऑप्शन मिलने वाला नहीं है। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो बहुत सावधानी पूर्वक करना है। काफ़ी लोग कह रहे थे आप एक बार वीडियो बना दीजिए किस प्रकार से उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अप्लाई करना है, कौन सी जगह पर आपको क्या भरना है, पात्रता दक्षता में क्या टिक लगाना है। तो सारे के सारे मैंने आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, किस प्रकार से आपको कौन सी जगह क्या फिल करना है। अगर आप खुद से भरते हैं तो भी आपको हेल्प मिलेगी, अगर आप किसी और से कैफे में जाके भरवाते हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपकी कोई भी गलती ना हो। और आपका जॉब का सवाल है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए। अब सीधे स्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम पर चले जाना है, चाहे आप फ़ोन में अप्लाई करते हैं या फिर आप लैपटॉप से अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और उसमें आप सर्च करना है आपको बीपीएससी। तो बीपीएससी जैसे ही आप सर्च करेंगे तो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और जिसकी पहली लिंक होगी उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस पर पहली लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी और इसमें इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसमें कहाँ से ऑनलाइन करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन लिखा है। तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। फिर आप इस प्रकार का देखेंगे, यहाँ पर आपको बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और इसको ओके कर देना है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो इस प्रकार का पूरा बिहार लोक सेवा आयोग का पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, इसको आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसको आप स्कूल टीचर और हेडमास्टर के लिए आपकी रिक्वायरमेंट आई हुई है। ऑनलाइन आपकी 5 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और आपकी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 14 नवंबर होने वाली है। और आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 25 नवंबर तक आप इसके ऑनलाइन कर सकते हैं। इसको आप जैसे साइड में करेंगे तो यहाँ पर लिखा है क्लिक टू अप्लाई, तो आप इसको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल के सामने आ जाएगा। आप कौन सी जगह पर क्या चीज़ आपको फिल करनी है इसको समझिएगा। पहला ऑप्शन है आपका कैंडिडेट फर्स्ट नेम, जो भी आपका फर्स्ट नेम है उसको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, मिस्टर मिसेज या मिस जो भी आपका है तो उसको यहाँ पर फिल करना है। और आपके जैसे आप जिसे केएम वाली समस्या होती है, कुमारी, जो फीमेल में कुमारी की समस्या है, तो अगर आपके 10th में या फिर आपके आधार कार्ड में कुमारी लगा है तो कुमारी भी आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, और जैसे ही आपका अगर कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल कर देना, फिर अगर लास्ट नेम है तो लास्ट नेम फिल कर देना। जैसे मेरा नाम शक्ति ठाकुर है तो मैं आपको फर्स्ट नेम में शक्ति को फिल करूंगा और मिडिल नेम में कुछ फिल नहीं करूंगा, इसको खाली छोड़ देना है। और आपका लास्ट नेम में मैं ठाकुर को यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अब है आपका फादर्स नेम, तो यहाँ पर आप फादर्स नेम भरेंगे अपने, जो भी आपके पिताजी का नाम है। इसके बाद आपका हस्बैंड का नाम है, जो विवाहित महिलाएं हैं तो वो अपने हस्बैंड का नाम भी फिल कर सकती हैं फादर के नेम के स्थान पर। ठीक है, फिर आपके मदर्स नेम है तो मदर्स नेम भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज जो आपकी बेसिक डिटेल से इसको फिल कर लेना है। इसके बाद जो आपका आईडी मांगी जाएगी तो इसमें आपके 3 आईडी हैं, या तो आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं या फिर आप पैन कार्ड दे सकते हैं या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग आधार कार्ड से ही आपके ऑनलाइन करना। और आधार कार्ड ही आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर आपका जब मिलाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है तो आपके आधार कार्ड से ही किया जाता है। तो आधार कार्ड आपका सबसे बेहतरीन होने वाला, आधार कार्ड से ही आप लोग अप्लाई करिएगा। तो ऑटोमेटिक वो पहले पर आपका आधार कार्ड दिया है, यहाँ पर आपका अपना आधार कार्ड का जो आपका नंबर होता है 12 अंक का, उसको यहाँ पर फिल कर देना है। इसमें लिखा है प्लीज इंटर 12 डिजिट आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पर आप उसको आपको फिल कर देना है। और फिर आपका अगला ऑप्शन है अपलोड आधार पीडीएफ, यानी कि आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड की पीडीएफ को अपलोड करना है। और पीडीएफ अपलोड आपको आगे और पीछे यानी कि दोनों साइड से अपने आधार कार्ड को अपलोड करना है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपके पीडीएफ का साइज हो, जो पीडीएफ का साइज है वो आपका 100 केबी का होना चाहिए, यानी कि 100 केबी से ऊपर का नहीं होना चाहिए और ना ही नीचे का, थोड़ा बहुत चल जाएगा लेकिन 100 केबी से ज़्यादा का आपकी उसकी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आप इंडिया के भारत के निवासी हैं तो यहाँ पर यस कर देना। और नो तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि आप बाहर के होंगे, विदेश के होंगे तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
फिर अगला ऑप्शन है आपका आर यू परमानेंट रेजिस्टेंस या ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, यानी कि अगर आप बिहार के हैं तो आप यस पे करेंगे, ठीक है। और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप नो पे करेंगे। अगर आप बिहार के हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो नो पर करेंगे। अगर आप यहाँ पर यस कर देंगे तो फिर आपको जो भी आपका इंटर परमानेंट रजिस्ट्रेशन रजिस्टेंस सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका रजिस्टेंस सर्टिफिकेट है वो आपके यहाँ पर मांगे जाएंगे, उसका आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और यहाँ पर इशू डेट आपको उसको देनी होगी, अगर आप बिहार के हैं तो, ठीक है। अदर स्टेट के तो नो करेंगे, फिर आपको कोई भी यहाँ पर ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप बिहार के तो आपने यस कर दिया। इसके बाद अगला ऑप्शन आपका है अपलोड परमानेंट रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका परमानेंट रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट है वो वहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, उसकी पीडीएफ यहाँ पर अपलोड करनी है और पीडीएफ आपको 100 केबी तक ही अपलोड करनी है, उससे ज़्यादा की अपलोड नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन है डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी, यानी कि आप किसी भी आरक्षित कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर यस करिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप नो करिएगा। अगर आप आरक्षित से हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। अब जैसे आप किसी भी आरक्षित कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हो गए या फिर एससी एसटी ईबीसी ओबीसी, ईबीसी और बीसी, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस पर क्लिक करेंगे। फिर ईडब्ल्यूएस पर क्लिक करेंगे तो आपका अगला ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपका है सेलेक्ट कास्ट नेम, जो भी आपका कास्ट नेम है वो वहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको इंटर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डिटेल, यानी कि आपको ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट की डिटेल्स देनी होगी, जिसमें आपका सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद जो आपकी सर्टिफिकेट की इशू डेट होगी, आपका कब इशू हुआ है जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा, उसकी डेट यहाँ पर मेंशन करनी होगी। इसके बाद आपका अगला जो चीज़ है, यानी कि अगला ऑप्शन है सर्टिफिकेट इशूड बाई, यानी कि जो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आपने कहाँ से इशू करवाया है, बिहार से करवाया है या फिर किसी और अदर स्टेट से करवाया है, उसको आप देख सकते हैं। अदर स्टेट का मतलब है जो बिहार के निवासी हैं और उन्होंने कहीं और से अपना ईडब्ल्यूएस बनवाया तो यहाँ पर क्लिक करना है। लेकिन जो अदर स्टेट के हैं तो उनका कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, उनको ना तो कोई ईडब्ल्यूएस है ना एससी एसटी, वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी में काउंट होने वाले हैं। तो आपने जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद आपका अपलोड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और उसको अच्छे से पीडीएफ बनाकर अपलोड करना है और 100 केबी में ही उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, 100 केबी से वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अपना इसको नोट करके भी लिखा हुआ है, इसको नोट करके इसको पढ़िएगा। इसमें लिखा है कि आवेदक अपनी जाति एवं आरक्षित कोटि से पूर्णतः आश्वस्त हो लें, किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा, यानी कि आप किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे, जो भी आपका कैटेगरी है उसको ही फिल करना है। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो फिर आपको किसी प्रकार का कोई आरक्षण इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको फिल करने हैं। इसके बाद जैसे ये आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिखा है आपका मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप शादीशुदा हैं या फिर अनमैरिड हैं या फिर आप अदर हैं। तो अदर का तो कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर मैरिड है तो आप मैरिड करिएगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड करिएगा, ठीक है। इसके बाद अपना आपका अगला ऑप्शन है जेंडर का। अब आप मेल हैं तो मेल करिएगा, फीमेल है तो फीमेल करिएगा, या फिर आप थर्ड जेंडर है तो ट्रांसजेंडर है तो आपको थर्ड जेंडर कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अगला ऑप्शन है आर यू ए ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर ऑफ ए फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि अगर आप किसी भी आप फ्रीडम फाइटर के नाती हैं या आप जो भी हैं आप, मतलब ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर हैं, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। तो फिर आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो भी आपके एक्स आर्मी मैन वाले हैं, फ्रीडम फाइटर वाले हैं। तो अगर आपके घर में आपके दादाजी या आपके नाना जी कोई फ्रीडम फाइटर थे तो आप यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट देंगे, उसका आपको इशू डेट भी देना होगा और यहाँ पर आपको वो सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा 100 केबी में। अगर नहीं थे तो फिर आप यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला आपका ऑप्शन होने वाला आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर आप हैं, यानी कि दिव्यांग हैं अगर आप, तो यहाँ पर यस करेंगे और अगर दिव्यांगता नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर जैसे यस करेंगे, ठीक है, यस करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन आएगा कि बीपीएससी मेरे द्वारा दी गई दिव्यांगता का पुनः परीक्षण करवा सकता है, जिसके आधार पर मेरी दिव्यांगता ही मान्य होगी, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यानी कि बीपीएससी ने पहले ही आपको डिक्लेयर कर दिया है कि जो भी अगर आप दिव्यांगता बोलेंगे कि मुझे इस प्रकार की कोई दिव्यांगता है, तो जो आप दिव्यांगता बताएंगे उसकी आपकी चेकिंग भी होगी और बीपीएससी उसकी दिव्यांगता की आपका परीक्षण भी करवाएगा। और अगर वो आपकी सही नहीं पाई जाती है तो फिर आपको कोई प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वहां पर आपको फिर नुकसान होने वाला है। तो जो भी आपकी सही चीज है उसको यहाँ पर फिल करिएगा और किसी प्रकार का कोई फर्जी तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट मत अपलोड करिएगा, जो भी आप ऑथेंटिक चीज है उसी को अपलोड करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखा भी है कि एप्लीकेबल ओनली फॉर पीडब्ल्यूडी, यानी कि जो आपकी 40% डिसेबिलिटी से ज़्यादा है या बराबर है तो उन लोगों को ही यहाँ पर दिव्यांगता का लाभ मिलने वाला है।
तो आप किसी भी अगर ऑप्शन में क्लिक करेंगे, विजुअल डिसेबल्ड है या मतलब आपको सुनने में प्रॉब्लम है या फिर आपको देखने में समस्या है या आप मेंटली डिसेबल्ड हैं, तो कोई भी अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उस सर्टिफिकेट आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यहाँ पर उस सर्टिफिकेट का आप सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे और उस सर्टिफिकेट के इशू डेट यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका अगला यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का विवरण, यानी कि जिस भी अस्पताल से या जिस भी चिकित्सा से या जिस भी महाविद्यालय से आपने किसी प्रकार की कोई दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनवाया है, तो उस महाविद्यालय की, उस अस्पताल की डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होगी। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो वो आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी होगी कहाँ से आपने वो सर्टिफिकेट बनवाया है। और फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन है अपलोड डिसेबल्ड सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करना होगा और 100 KB में ही वो आपको अपलोड करना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए स्क्राइब रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आपको लिखने में समस्या है और आप किसी दूसरे को अपनी जगह पर लिखने के लिए उसको आग्रह करना चाहते हैं, वो ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यस करिएगा, या फिर नहीं अगर आप खुद लिख सकते हैं तो नो करिएगा। ठीक है, जो भी आपको करना चाहें, जो आपके जिस चीज़ के आप हकदार हैं, तो यहाँ पर वो करिएगा। अगली चीज आप यहाँ पर देखेंगे डिक्लेरेशन में, बीपीएससी मेरे द्वारा दावा किए गए दिव्यांगता का पुनः परीक्षण करवा सकता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जिसके आधार पर प्रदत्त दिव्यांगता प्रतिशत ही मान्य होगी, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि उसमें स्पष्ट लिखा है कि बीपीएससी आपकी दिव्यांगता का जांच करवा सकती है, और जो आपको बोला गया है जितनी आपकी दिव्यांगता है उससे अगर कम पाई जाती है, उतनी नहीं पाई जाती है, तो फिर आपको कोई समस्या वहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपको नोट करके दिया है कि अस्थायी दिव्यांगता की स्थिति में आवेदक आश्वस्त हो लेंगे कि उनका प्रमाण पत्र काल बाधित ना हो। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, डू यू वांट टू पे कंसेशनल फी एज एडवर्टाइजमेंट फॉर SC ST डिसेबल्ड फीमेल। ठीक है, तो अगर आप SC ST डिसेबल्ड हैं या फिर फीमेल है तो यहाँ पर यस करिएगा, या फिर नहीं है तो फिर नो करिएगा। अगला ऑप्शन आपका है आर यू एन एक्स आर्मी मैन या एक्स सर्विसमैन, यानी कि आप एक्स सर्विसमैन के हैं, जैसे आपके घर में कोई आर्मी में था, नेवी में था, एयरफोर्स में था, तो यहाँ पर यस करिएगा, या फिर नहीं ऐसी कोई सिचुएशन थी तो यहाँ पर फिर नो करिएगा। ठीक है, जैसे आप यस कर देंगे, अगर आप यस कर देंगे तो फिर वो आपको सर्टिफिकेट भी देना होगा, तो आपको इंटर एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट डिटेल, यानी कि जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसका आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिल करना होगा और उसकी यहाँ पर आपको इशू डेट भी फिल करनी होगी, और फिर वो सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो अगर आपके घर में कोई एक्स आर्मी मैन था या एक्स सर्विसमैन था, वो आर्मी में था, नेवी में था, एयरफोर्स में था, तो आप यहाँ पर यस करिएगा, उसका आपको लाभ मिलेगा, लेकिन फिर उसका आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आपको मिल जाएगा पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, जो आपके शिक्षक हैं, नियुक्त शिक्षक हैं, उनके लिए है। ठीक है, जो आपको ऑलरेडी नियुक्त शिक्षक है उनके लिए है, तो यहाँ पर वो यस करेंगे। तो अगर आप यस करेंगे तो फिर आपको सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं और कहीं भी वो नियुक्त नहीं थे, तो वो लोग यहाँ पर नो करेंगे और फिर आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई डिटेल्स नहीं देनी है। अब यहाँ पर समझिएगा, अगला ऑप्शन आपका है अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने, यानी कि जो भी आपकी प्रशैक्षणिक योग्यता है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, और इनमें से अगर कोई आपकी योग्यता नहीं है तो फिर आप आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखना कि आपकी योग्यता कौन सी है। पहला ऑप्शन आपका है कि बीएड एमएड बीएलएड और BA एड या फिर BSc एड या फिर BP एड अथवा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी संबंधित वर्ग के संबंधित सभी विषयों के लिए। अगर इनमें से कोई भी आपकी योग्यता है तो आप यहाँ पर ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और नहीं है तो ये आपकी 6वीं से 8वीं तक के लिए ही होने वाली है। इसके बाद जो आपका अगला ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी, इनमें से कोई आपको एक ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो 11वीं और 12वीं के लिए है केवल कंप्यूटर विज्ञान वाला, ये भी 11वीं 12वीं के लिए केवल संगीत के लिए, और ये आपका कक्षा 9 से 10वीं के लिए संगीत ललित कला नृत्य, और ये आपका विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए जो आपकी नियुक्ति आई है वो आपकी कक्षा 9 और 10 के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अब सबसे बड़ा डाउट, सबसे बड़ी समस्या जो आपको पिछली बार बहुत समस्या का सामना करना पड़ा इस वजह से, जो कि होने वाली है आपका दक्षता और पात्रता। इसको अच्छे से समझिएगा, इसमें लिखा कि आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता अथवा दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है।
तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आपका जो उत्तीर्ण पात्रता और दक्षता परीक्षा है वो आपने वर्ष 2012 से पहले आपने नियुक्त कर लिया था और आप उसके कार्यरत शिक्षक हैं, यानी कि जो आपके पहले से कार्यरत शिक्षक हैं, तो उनको यहाँ पर केवल दक्षता में सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप कक्षा 1 to 5 में हैं या 6 to 8 के, या 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो भी आप हैं। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं और जो अभी आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, आप जो नए स्टूडेंट है वो किसी प्रकार से कोई ना तो नियुक्त शिक्षक है ना कार्यरत शिक्षक है, तो उनको पहले ऑप्शन पर यानी कि पात्रता और दक्षता, पात्रता परीक्षा या फिर दक्षता एवं पात्रता परीक्षा पर आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। आप इनमें से किस पात्रता अथवा दक्षता एवं पात्रता परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं, यानी कि आप में किस प्रकार की पात्रता दक्षता या कोई क्या आपकी योग्यता है। ठीक है, यानी कि आप 6वीं से 8वीं के लिए आवेदन कर रहे हैं, प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपके पास सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, बीटेट पेपर 2 होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। अगर आप 9वीं 10वीं के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर आपकी दक्षता पात्रता देखने को मिलेगी। इसमें आपको क्या है कि बिहार का एस्टेट का पेपर फर्स्ट आपको चाहिए होगा। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप 9वीं 10वीं के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसी प्रकार 11वीं 12वीं के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बिहार एस्टेट का पेपर सेकंड। तो जो लोग 6वीं से 8वीं तक के लिए आवेदन कर रहे हैं और आप नए स्टूडेंट हैं, यानी कि 2012 के बाद के हैं, यानी और ना तो आप किसी नियुक्त शिक्षक हैं ना कार्यरत शिक्षक हैं, तो आपको पात्रता परीक्षा तथा दक्षता परीक्षा एवं पात्रता परीक्षा यानी कि पहले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सीटेट का पेपर सेकंड अथवा बीटेट के पेपर सेकंड पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करते चले जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए अगला ऑप्शन है आपका इंटर सीटेट पेपर सेकंड अथवा बीटेट पेपर सेकंड दक्षता परीक्षा प्रारंभिक विद्यालय 6वीं से 8वीं तक के अध्यापक के लिए, यानी कि अगर आपको सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर, अब यहाँ पर परेशान मत होइएगा, काफी लोग पिछली बार मार्कशीट और सर्टिफिकेट में कंफ्यूज हो गए थे, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है। तो जो आपका सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पर सीटेट के सर्टिफिकेट का नंबर फिल करना है और यहाँ पर उसकी इशू डेट आपको मेंशन करनी है। इसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है और आपका 100 KB के लगभग ही होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगला ऑप्शन आपको है आप इनमें से किस विद्यालय के अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं, यानी कि आपको इसमें से जो भी आप अनिवार्य अर्हता रखते हैं उसमें आपको क्लिक करना है। यानी कि जो अदर स्टेट के लोग हैं, बिहार के अलावा जो स्टेट हैं सभी लोग मैक्सिमम इसमें क्लिक करेंगे। जो शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के पद के लिए हैं वो आपके लिए ही है। तो जो अदर स्टेट के हैं, जो बिहार के हैं, वो आप लोग इसमें क्लिक करेंगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है, इसमें है कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय अध्यापक प्रधानाध्यापक के लिए, यानी कि जो आपकी स्पेशल वैकेंसी निकाली गई है जो आपकी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए है, तो वो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आप दोनों को करना चाहें, यानी कि आपके पास दोनों की अर्हता है, तो आप दोनों को क्लिक करिएगा। अगर आप अदर स्टेट के तो सिर्फ आप एक ही को क्लिक करिएगा, पहले वाले ऑप्शन को। ठीक है, अब अगला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा लैंग्वेज का। लैंग्वेज यानी कि जो आपकी क्वालिफाइंग है पार्ट 1 के रूप में, वो आपको मैंडेटरी है, वो आपको करना ही होगा और क्वालिफाइंग है। इसमें आपको 3 लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको 3 लैंग्वेज मिल जाएंगी, यानी कि लैंग्वेज की आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें से 22 क्वेश्चन आपके उर्दू या बांग्ला या हिंदी के पूछ जाएंगे और बाकी 8 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पूछ जाएंगे। तो इसमें से आपको कौन सी भाषा को सिलेक्ट करना है उसको करिएगा, हिंदी करना है, उर्दू करना है या फिर बांग्ला, 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि इधर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आप फिल कर दीजिएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस, यानी कि जो भी आपका एड्रेस है जहाँ पर आप इस समय कार्यरत हैं, जहाँ पर भी अभी आप रह रहे हैं, जो आपका इस समय का एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। या फिर आप अपने घर पर रह रहे हैं, आपको जो परमानेंट एड्रेस है, तो आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस को फिल करिएगा। और जो आपका परमानेंट एड्रेस हो वो आप यहाँ पर भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको भविष्य में कोई प्रकार की कोई समस्या ना हो। जो आपका स्टेट है, जो आपका एड्रेस है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो पिन कोड है, सारी यहाँ पर आपको डिटेल्स देनी है और बाद में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए आपको सारी डिटेल्स आपकी सही देनी है, क्योंकि जो भी विभागीय कार्य होगा वो आपके एड्रेस पर ही आएगा। जो भी चीज़ आपके लिए आएगी तो वो आपके एड्रेस पर ही आएगी, तो उसको सही से फिल करना है। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट फॉर दिस पोस्ट
एज mentioned in the advertisement for detail please read the advertisement carefully। यानी कि इसमें बोला गया है कि जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही कुछ काम करिए। तो आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसमें यस कर देंगे, और अगर इसमें आप नो करेंगे, इसमें बोला गया कि जो भी आपके क्वालिफिकेशन है अगर वो आपके पास पूरी है तो आप यस कर देंगे, और नहीं है तो नो कर देंगे। अगर नो करेंगे तो फिर आप ऑटोमेटिक यहाँ से बाहर हो जाएंगे, तो इधर आपको यस ही करना पड़ेगा। इसके बाद सबसे जरूरी चीज आपके लिए यहाँ होने वाली है, इसमें लिखा है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है मोबाइल नंबर और मेल वेरिफिकेशन। तो मोबाइल नंबर और मेल वेरिफिकेशन आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब भी आपको मोबाइल नंबर लगता है, ठीक है, लेकिन वो आपका आधार कार्ड वाला लगता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपका पहले आपको ईमेल भरनी है। ईमेल आपको वही फिल करनी है जो आपकी परमानेंट चालू हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो यहाँ पर वो ईमेल भरनी है। उसके बाद आपको कन्फर्म ईमेल कर देना, फिर दोबारा से वही ईमेल आपको यहाँ पर भरनी है। और जैसे ही आप इसको कंफर्म ईमेल करेंगे तो यहाँ पर आप वेरीफाई करने का ऑप्शन है, तो इसको आप वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी चला जाएगा, जिससे आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन है मोबाइल नंबर का। तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो, मोबाइल चालू होना चाहिए, क्योंकि उसमें ओटीपी आएगा। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर को फिल करेंगे, और मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन है इंटर मोबाइल ओटीपी, यानी कि आपके मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा, तो वो आपको फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चर कोड फिल कर देना है, और जैसे ही आप कैप्चर कोड को फिल करेंगे तो अगला आपको नोट देखने को मिलेगा, और नोट में लिखा है कृपया निबंधन सबमिट करने से पूर्व सभी प्रविष्टियों की जांच कर लें, और सबमिट बटन क्लिक करने के उपरांत किसी प्रकार का परिवर्तन यानी कि एडिटिंग संभव नहीं है। यानी कि जो भी डिटेल्स आपने ऊपर से नीचे तक अभी तक सारी की सारी डिटेल्स आपने फिल करी है, उसको एक बार अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि किसी प्रकार की अगर समस्या हो जाती है तो फिर आप कभी भी इसको कभी भी इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी गलती करना ही मत, क्योंकि जो बीपीएससी है वो आपको ऑप्शन नहीं देने वाला एडिटिंग का। तो आपकी किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो फिर आप उसको सही नहीं कर पाएंगे, तो अच्छे से चेक कर लेना। उसके बाद चेक करने के बाद इसको आप सबमिट कर देंगे, फिर आगे की प्रक्रिया आपकी चलेगी, और आपका जो आपकी फीस वगैरह वो आपकी कट जाएगी। तो मैंने बारी बारी से आपको सारी की सारी डिटेल्स बता दी है कि किस ऑप्शन पर आपको क्या चीज़ फिल करना है। आई होप आपकी जो भी समस्याएं थी, जो भी आपकी चीज़ें थी, कि आपको कौन से ऑप्शन पर क्या चीज़ फिल करना है, पात्रता दक्षता में क्या करना है, और जो भी आपकी समस्याएं थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी समस्या है तो कमेंट कर देना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपना जो भी आपका फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसको बहुत आसानी से भरिएगा, आराम से भरिए, कोई भी गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलती हो जाती है तो उसका एडिटिंग का ऑप्शन आपको दोबारा से नहीं मिलने वाला। धन्यवाद।